हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस दो क्लासेस से हम लोग पैराजंबल डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पैराजंबल के बेसिक्स के साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और लास्ट क्लास भी हमने पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और इस क्लास भी हम लोग पैराजंबल प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि पैराजंबल से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बेसिक सारे पैराजंबल जो पीटी लेवल तक पूछे जाते हैं वो सारे आपसे बने। उसके बाद फिर मेंस वाले पैराजंबल पे भी हम लोग बात करेंगे। वैसे मेंस का एक पैराजंबल मैंने डाला है एसबीआई क्लर्क मेंस से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। बट ये वीडियो अगर आप देख रहे हो डायरेक्ट, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर डायरेक्ट देख रहा है तो मैं उसको जरूर बोलूंगा कि प्लीज इससे प्रीवियस दो वीडियोस हैं पैराजंबल के, वो आपको जरूर देखनी है। फिर इसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। दो वीडियोस आपकी जा चुकी हैं। तो मेरा नाम अमनदीप सिंह है, आप जानते ही हैं, और मैं एग्जामिफाई के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पैराजंबल का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको जरूर से देखना है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 3। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास होमवर्क पे दिया था। शायद ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास आपको होमवर्क में दिया था। आज हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कि इसका प्रॉपर अरेंजमेंट क्या बनेगा। इसका प्रॉपर अरेंजमेंट क्या बनेगा, चलिए देखते हैं एक बार। आई होप आप लोगों ने आंसर निकाला होगा। जिन्होंने आंसर निकाला है एकदम सीरियसली वो जरूर कमेंट करिएगा कि मेरे को भी तो पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है। और आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है दे ऑल्सो हेल्प अस इन शेपिंग आवर पर्सनालिटी। कुछ फिक्स तो नहीं है, यू मस्ट रीअरेंज दिस सेंटेंसेस कॉन्टेक्चुअली। ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, दे ऑल्सो हेल्प अस इन शेपिंग आवर पर्सनालिटी बाई डेवलपिंग आवर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प। पहला बात तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट प्रोनाउन से हम लोग सेंटेंस का शुरुआत नहीं करते। और यहाँ पर ऑल्सो भी लिखा हुआ है। ऑल्सो एडिशनल का बात करता है। ऑल्सो तभी आता है जब उससे पहले कोई बात बोल चुका हो, उससे रिलेटेड उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई बात पहले बोला जा चुका हो, उसके बाद ऑल्सो एडिशनली मोर ओवर जैसे शब्दों का यूज होता है। मैंने आपको टिप्स में बताया था, ठीक है ना। आप जरूर से देखेंगे उस वीडियो को। तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस बनने से रहा, लेकिन मैं इसे अगर पढ़ लूँ तो हेल्प अस इज शेपिंग आवर पर्सनालिटी बाय डेवलपिंग आवर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है। चलिए ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा है इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ। हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिफरेंट पीपल के साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत होना, कम्युनिकेशन होना। ठीक है, वी आर सोशल एनिमल्स और हमें लोग चाहिए बातचीत करने के लिए, और लोगों से ही बातचीत करके हम कई सारी चीजें सीखते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेस करते हैं, है ना। दिस अलाउज अस टू एक्सचेंज आवर आइडियाज एंड नॉलेज। इससे हमारा हमारा आइडियाज और नॉलेज एक्सचेंज होता है। दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना पाते हैं। दिस अलाउज अस, तो डायरेक्ट हम यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। दिस इशारा कर रहा है कि कोई चीज तो पीछे रिलेट किया जा रहा है। दिस दैट दिस दोज क्या करता है, पीछे किसी चीज को रिलेट करते हुए यूज होता है। तो बेसिकली दिस दैट दिस दोज या फिर ही शी इट दे प्रोनाउन से हम लोग सेंटेंसेस का शुरुआत नहीं करते बेसिकली पैराजंबल का। ठीक है, बी से शुरुआत हो सकता है, इसलिए मैंने अभी इसे नहीं काटा है। आगे लिखा है सोशल इंटरेक्शन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये तो बिल्कुल डेफिनेशन की तरह लग रहा है कि सोशल इंटरेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। और लास्ट में आपके सामने लिखा है इन एडिशन टू दैट सोशल इंटरेक्शंस आल्सो प्रोवाइड अस विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इससे हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है। ठीक है, और लास्ट में लिखा है देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट हेल्दी एंड पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप। सो ये नेसेसरी है कि आप हेल्दी और पॉजिटिव रिलेशनशिप को कल्टिवेट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको अरेंज करना है। एक चीज तो क्लियर हो चुका होगा आपको कि हमारा जो पहला सेंटेंस है, ये सब तो होंगे नहीं पहले सेंटेंस, हमारा पहला सेंटेंस या तो डी होगा या तो बी। उसमें भी आपको क्लियर है कि पहला हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, 100% डी होना चाहिए यार, क्योंकि वहां पर सोशल इंटरेक्शन नाम की चीज को इंट्रोड्यूस किया गया और सारा जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है वो सोशल इंटरेक्शन और इंटरेक्शन पे ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। सोशल इंटरेक्शंस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आप लोग जरूर कमेंट करेंगे अब सेकंड सेंटेंस में क्या लगाऊं, सेकंड सेंटेंस में क्या लगाऊं। देखिए अभी हम लोग डेफिनेशन का बात कर रहे हैं, तो आगे भी हमें डेफिनेशन बताना है। ठीक है, आगे भी हमें डेफिनेशन बताना है। तो डेफिनेशन वाला कोई बात और तो नहीं है। चलिए मैं ऐसे समझाता हूं आपको, आप एलिमिनेट करते हुए चले, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप एलिमिनेट करते हुए चले। ये आपने लगा लिया डी, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया। ठीक है, अच्छा एफ का भी बात मत करो, एफ थोड़ा लास्ट लास्ट में रहने दो, देयरफॉर वगैरह लिखा हुआ है और ये थोड़ा कंक्लूडिंग पार्ट टाइप का लग रहा है। ठीक है ना, कल्टीवेट हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें बनाने चाहिए, जबकि हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सोशल इंटरेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बेनिफिट्स बताए गए। ये थोड़ा कंक्लूडिंग टाइप का पार्ट है, देयरफॉर भी इस बात को शो कर रहा है, बाकी पढ़ के भी पता चल रहा है। तो हम लोग पहले ऊपर में देख लेते हैं।
जिसमें से डी आपका कट ही गया, ठीक है ना। डी में खाली अभी ये बताया गया कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इसेंशियल है। अब हम लोग एक बार आगे पढ़े तो क्या हम लोग ए लगा सकते हैं डी के बाद? दे ऑल्सो हेल्प अस इन शेपिंग आवर पर्सनालिटी बाय डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। अभी तो उसने खाली ये कहा है कि एसेंशियल है। एसेंशियल है तो किस किस चीज में एसेंशियल है ये तो अभी उसने बताया नहीं, तो डायरेक्ट तो ऑल्सो नहीं लगाएंगे। ऑल्सो वाला सेंटेंस तब लगाएंगे जब हम ये पहले बता लेंगे कि किस चीज में एसेंशियल है, फिर बताएंगे कि और किस चीज में एसेंशियल है, तब लगाएंगे ना। तो ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। अब अगर हम देखें भाई, ठीक है ना, तो डी के बाद इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना, ये हो सकता है। सी दिस अलाउज अस टू एक्सचेंज आवर आइडियाज एंड नॉलेज दैट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू इनोवेशन। ये तो देख के लग रहा है कि ये उसका बेनिफिट बताया जा रहा है, ये उसका बेनिफिट बताया जा रहा है। और ई में बताया जा रहा है इन एडिशन टू दैट सोशल इंटरेक्शन आल्सो प्रोवाइड अस विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है। तो गौर कीजिए, आप एक चीज गौर कीजिए कि ए में भी बेनिफिट बताया गया है ना, बी का मतलब बेनिफिट। बी में आपका जो बताया गया वो बेनिफिट नहीं है, बी में जो बताया गया वो बेनिफिट नहीं है, ठीक। ये बेनिफिट है आपका सी, सी भी आपका बेनिफिट है और ई भी आपका बेनिफिट है। ये बेनिफिट वाले सेंटेंसेस है। तो पहले आप डेफिनेशन वाला सेंटेंस को कंप्लीट कर लो। डेफिनेशन वाला आपका सेंटेंस है बी, क्योंकि वो अभी सोशल इंटरेक्शन के डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है। इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, ये हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डी के बाद बी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो सेंटेंसेस आपके खत्म हुए, डी और बी, इनका रोल खत्म हो चुका है। अब आप आगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बेनिफिट्स बताएंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होगा? पैराजंबल में जब आपने एक चीज शुरू किया ना, पहले आप डेफिनेशन बता रहे हो तो पहले डेफिनेशन बता लो, फिर बेनिफिट बताओ, फिर डिमेरिट बताओ, फिर कंक्लूजन बताओ। तो एक बार में एक चीज बताना है, ये नहीं कि एक डेफिनेशन बताया, एक बेनिफिट बताया, फिर एक डेफिनेशन बताया, ऐसे नहीं होता है पैराजंबल। तो डी डी और बी को हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। डी और बी के बाद हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या लगना चाहिए। पहला बेनिफिट क्या होगा, अभी तक बेनिफिट तो बताया नहीं गया, तो पहला बेनिफिट तो पहला बेनिफिट सीधा ऑल्सो या इन एडिशन से तो नहीं बताएंगे। पहला बेनिफिट आपको क्या बताना पड़ेगा, सी, सी नंबर सेंटेंस आपको लगाना पड़ेगा कि इससे क्या होता है। दिस अलाउज अस टू एक्सचेंज योर आइडियाज एंड नॉलेज दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस का, इनसे ये होता है। और क्या होता है सर, यहाँ पर सी आ गया, और क्या होता है, ये एक बेनिफिट खत्म, और क्या होता है, दो चीज और बचा, ए वाला सेंटेंस और ई वाला सेंटेंस। और क्या होता है सर, दे ऑल्सो हेल्प अस इन शेपिंग आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पहले ये लगाऊं या फिर ये लगा लूं, इन एडिशन टू दैट सोशल इंटरेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो तब आएगा ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो तब आएगा। बिलोंगिंगनेस का क्या मतलब है, लोगों के साथ टुगेदरनेस बढ़ता है, तो टुगेदरनेस तब बढ़ता है जब आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो पहले आपका ये वाला सेंटेंस आएगा, दे ऑल्सो हेल्प अस इन शेपिंग आवर पर्सनालिटी बाय डेवलपिंग आवर कम्युनिकेशन स्किल, हमारे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ए नंबर सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद फिर क्या आ जाएगा, उसी ए को कौन कंटिन्यू कर रहा है, ई वाला सेंटेंस, फिर ई आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका ई, ई में क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू दैट सोशल इंटरेक्शन जो है आपका ऑल्सो प्रोवाइडर्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो ऑफकोर्स लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आप भी लोगों से बात करेंगे, तो आपका जो बिलोंगिंगनेस है, लोगों के बीच टुगेदरनेस है, अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा, है ना, अच्छा रैपोर्ट क्रिएट होगा आपका, इस बात को ध्यान रखना। और लास्ट में क्या आ जाएगा, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसलिए पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप कल्टिवेट करना जरूरी है। ये बन गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। आई होप आपने यही अरेंजमेंट बनाया होगा, आई होप आप लोगों ने यही अरेंजमेंट बनाया होगा। आई होप आप लोगों ने यही अरेंजमेंट बनाया होगा, ठीक है। DBC AEF ये आपका सही आंसर निकलेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बट अच्छा क्वेश्चन था, बनाने में मजा आया। DBC AEF, DBC AEF। आइए चलते हैं आगे, DBC AEF, DBC AEF, है ना। बताइए फर्स्ट सेकंड सेंटेंस क्या बना, बी, बी का मतलब ऑप्शन बी पे बी है, चलो ठीक है। अच्छा, लास्ट सेंटेंस क्या बना, लास्ट बना एफ, एफ कहाँ पर है, डी नंबर ऑप्शन पे है। फर्स्ट सेंटेंस क्या बना था, फर्स्ट बना था आपका डी, तो फर्स्ट बना अगर डी तो ऑप्शन क्या आएगा, ए। और फोर्थ क्या बना था, फोर्थ बना था ई, एक दो तीन चार नहीं, फोर्थ बना था ए ना, ए,
फोर्थ बना था ए, तो कौन सा आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फिफ्थ क्या बना है, फिफ्थ क्या बना है जी, 1 2 3 4 5 ई बना है ना, फिफ्थ फिफ्थ ई बना है, तो ऑप्शन ई पे ई है, ई लगा दो। ठीक है, ये अब हो गया आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करें। फिर से वही तरीका, मैं सामने से हटूंगा, आप क्या करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह या वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से बनाएंगे, देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे आप, जल्दी से एक बार। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, मैं सामने आ जाता हूँ आपके, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप बना भी रहे होंगे या बना लिए होंगे क्वेश्चन को। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए सॉल्यूशन देखा जाए फिर। चलिए, लिखा हुआ है दिस फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो द कंपनी हैज रिपोर्टेड अ ह्यूज रेवेन्यू, ये तो कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा ऑल्सो की वजह से। इस फाइनेंशियल ईयर भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू हुआ, बहुत खुशी का बात है, आगे आ जाते हैं। इनिशियली द कंपनी वाज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, शुरुआत में कंपनी को उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था। चलो मैं अभी इसको एलिमिनेट नहीं कर रहा फर्स्ट सेंटेंस की रेस से। आफ्टर सो मैनी अचीवमेंट्स एंड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस बना, बहुत अचीवमेंट मिले कंपनी को और लोगों के बीच काफी इसका इंटरेक्शन बढ़ा, प्रेजेंस बढ़ा। तो आफ्टर लिखा हुआ है ना, आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद में मतलब किसी चीज के बाद हुआ होगा, इसलिए इसको फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनाएंगे। अगला सेंटेंस लिखा है द कंपनी XYZ वाज फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन द 2005, ये कंपनी XYZ 2005 में शुरुआत की गई, यही फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड जिक्र कर रहे हैं और यहाँ से कंपनी का फाउंडेशन हुआ है, तो जहाँ से फाउंडेशन हुआ वहीं से कंपनी शुरुआत हुआ। फॉर इट्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी वॉन सेवरल अवार्ड्स भी मिले, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज भी दी इसने, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो पाएगा, फर्स्ट सेंटेंस आप समझो कि मिल चुका है। इट्स प्रोडक्ट्स वर सोल्ड इन मोर देन 100 कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, तो ये सारी बात वो XYZ कंपनी की है, ये सारी बात वो XYZ कंपनी की है। तो पहले कंपनी को फॉर्म कीजिए, पहले कंपनी को जन्म तो होने दो, पहले कंपनी को फॉर्म तो होने दो, तब ना आगे का बात होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया समाप्त, ये सेंटेंस हो गया आपका यूज। अब आपको डी से कोई लेना देना नहीं, डी आपका फर्स्ट सेंटेंस बन चुका है। अब आइए डी के बाद हम लोग क्या करें, डी के बाद हम लोग को क्या करना है ये अब सोचना है, बताओ जल्दी से, डी के बाद क्या करना चाहिए। कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाए, शुरुआती सेंटेंस आफ्टर सो मैनी अचीवमेंट्स, ये तो अभी लगाएंगे नहीं, दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कंपनी के शुरुआती समय की बात लिखी हुई है, वो है बी में, है ना। अभी कंपनी शुरू हुआ तो पहले कंपनी के शुरुआती समय में जो जो कंपनी के साथ हुआ वो दिखाएंगे ना, पास्ट से लेते हुए सारे इवेंट्स को प्रेजेंट तक लेके आएंगे ना, फिर फ्यूचर में जाएंगे। तो पहले डी के बाद क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, डी के बाद पहले क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि बी में लिखा हुआ है इनिशियली कंपनी क्या करती थी, इनिशियली कंपनी वाज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के कारण उसको जाना जाता था, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या लगाऊं, क्या सी लगा लूं, आफ्टर सो मैनी अचीवमेंट्स एंड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया, ठीक है। फॉर इट्स इंटरनेशनल ट्रेड द कंपनी वॉन सेवरल अवार्ड्स फ्रॉम इट्स एक्सेप्शनल कस्टमर्स, क्या लगाया जाए, बताओ क्या लगाया जाए, सोच के बताइए। अगला सेंटेंस कमेंट करो, अच्छा क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस कमेंट करो। अगला सेंटेंस क्या लगाया जाए दोस्तों, क्या मैं सी लगा दूं, आफ्टर सो मैनी अचीवमेंट एंड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया, अच्छा। फॉर इट्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी वॉन सेवरल अवार्ड्स, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण, अच्छा ये इंटरनेशनल ट्रेड वाला बात तो तब आएगा ना कि इंटरनेशनल ट्रेड के कारण उनको बहुत अवार्ड मिला, पहले ये तो पता चले कि वो बाहर के देशों में सामान भी बेचते हैं। तो ये तो सेट है कि पहले तुमको एफ लिखेगा तभी तुम ई लिख पाएगा, एफ के बिना तो तुम ई लिख नहीं पाएगा, ये तो सेट बात है। तो चलो ये तो पक्का बात है कि यहाँ पर ई नंबर सेंटेंस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, एफ लगा के ई लगा दे पहले या फिर सी लगाएं पहले, क्या करें।
तो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। पहले कंपनी क्या क्या करती है ये तो बता ले, फिर कंपनी क्या करती है, बहुत ज्यादा अलग अलग कंट्रीज में सामान भी बेचती है, तो ये लॉजिकल बात होगा कि पहले आप एफ लगा लो। अचीवमेंट्स की बात तो लास्ट में करेंगे ना, कि उन्होंने ये किया, फिर ये अचीवमेंट मिला उनको। अच्छा, अब इसी के कारण उनको क्या मिलता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण उनको क्या मिलता है, कंपनी का सेवरल अवार्ड्स मिले, और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस के कारण उनको काफी सारे अवार्ड्स मिले। फिर क्या आ जाएगा आपका ये वाला सेंटेंस, सो मैनी अचीवमेंट्स एंड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस। कंपनी ने आज तक बहुत सारी अचीवमेंट्स की और ह्यूज प्रॉफिट कमाई है, और इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस रहा है, सी आ जाएगा। और लास्ट में फिर क्या आ जाएगा कि अभी प्रेजेंट का बात कर रहा है कि दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो कंपनी ने बहुत अच्छी प्रॉफिट किया। डीबीएफ ईसीए, डीबीएफ ईसीए, डीबीएफ ईसीए यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। ठीक है, डीबीएफ ईसीए यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, डीबीएफ ईसीए। सबसे पहले कंपनी का फॉर्मेशन होता है, फिर कंपनी क्या करती है, इनिशियली वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर क्या होता है, इसके प्रोडक्ट्स दूसरे दूसरे देशों में भी जाते हैं, उससे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण, जो कि इस सेंटेंस को ये वाला सेंटेंस फॉलो कर रहा है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण कंपनी को काफी सारे अवार्ड्स अपनी एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए मिले, ई आ जाएगा। फिर सी आ जाएगा, आफ्टर सो मैनी अचीवमेंट्स, यहाँ पर अचीवमेंट्स हुए ना, यहाँ पर अचीवमेंट हुए, तो उन अचीवमेंट्स के बाद एंड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस बना कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि उसको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो अचीवमेंट्स हुए ना, अचीवमेंट्स के बाद अचीवमेंट हुए, फिर अचीवमेंट के बाद क्या हुआ, ह्यूज प्रॉफिट हुआ, और कंपनी को अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस मिला, फिर आगे आपका सी, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में ए, कि इस ईयर भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सो डीबीएफ ईसीए बिल्कुल लॉजिकल है, कोई रटने वाला बात नहीं। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर बना हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो ऑप्शन टिक तो आप लोग कर ही लोगे कि यार ए क्या हुआ, बी क्या हुआ, फर्स्ट सेंटेंस क्या था, सेकंड सेंटेंस क्या था, ये तो आप लोग टिक कर ही लोगे, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगा दिया आपके सामने। बताओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से मैं आपके सामने से हटूंगा, और ये चाहूंगा कि आप जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और पॉज कर लें, ताकि आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बना पाए। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर जो भी है पॉज कर लिया होगा, और आंसर जरूर निकाला होगा, उम्मीद रखेंगे आपसे यही। आंसर जरूर कमेंट करिएगा, मैच किया कि नहीं किया। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जल्दी से एक बार देखते हैं। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस क्या है, दस issues related to water scarcity should be reviewed to devise a more sustainable approach to water management, water resource management। सीधा 10 से ही शुरू कर दिया, तो इसको फर्स्ट सेंटेंस तो बनाएंगे नहीं, ऐसी चीजें कंक्लूडिंग पार्ट होती है। बेसिकली इश्यूज रिलेटेड टू वाटर स्कैरसिटी जो है शुड बी रिव्यूड होने चाहिए, वो रिव्यूड होने चाहिए टू डिवाइस अ मोर सस्टेनेबल अप्रोच को डिवाइस करने के लिए, है ना, टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, सिंस वाटर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, के लिए बहुत बड़ा रुकावट बन गया है। एड्रेसिंग दिस इशू इज इंडिस्पेंसिबल, और ये इशू एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप इससे बच नहीं सकते, है ना। एट प्रेजेंट वाटर शॉर्टेज इज वन ऑफ द प्राइमरी वर्ल्ड इशूज एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू बी मोर क्रिटिकल इन द फ्यूचर। पढ़ के तो पता चल रहा है कि वाटर स्कैरसिटी का बात हो रहा है, वाटर शॉर्टेज का बात हो रहा है, और कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन तो यहीं से हो रहा है। In addition to that, the estimated increment of population increasing food demands is inevitable। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगी, आप इस चीज को टाल नहीं सकते। इनविटेबल का मतलब क्या होता है, इनविटेबल का मतलब होता है आप उस चीज को टाल नहीं सकते, वो होके रहेगा। जैसे डेथ इज इनविटेबल, आप डेथ को टाल नहीं सकते, ठीक है ना, डेथ सबको आनी है, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको डेथ ना आए, ठीक है, जो इंसान है वो मरेगा। विथ एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग वाटर इशूज, वाटर यूज। तो इन एडिशन से शुरू हुआ है, इन एडिशन से शुरू हुआ है, तो इसको फर्स्ट तो बनाएंगे नहीं, वैसे फर्स्ट तो मिल चुका है आपको,
द इंक्रीजिंग वाटर स्कैरसिटी एंड ड्रॉट विल बी द रूट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और ये क्या बन गया है, रूट ऑफ डिस्प्यूट बन गया है बहुत सारे सेक्टर्स में। पहला सेंटेंस आपका क्या चला जाएगा, सी, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को। वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि सेकंड क्या होगा, जल्दी से, मैं नहीं बता रहा आपको, जल्दी से बताओ सेकंड। हमने सी को यूज कर लिया एज अ फर्स्ट सेंटेंस जो कि बड़ा इजी था। ठीक है, हमने सी को यूज कर लिया एज अ फर्स्ट सेंटेंस जो कि बड़ा इजी था। ठीक, एट प्रेजेंट वाटर शॉर्टेज, ये लिखा हुआ है। अब बताएं कि अगला सेंटेंस क्या होगा। क्या मैं डायरेक्ट ये वाला सेंटेंस लगा सकता हूँ, वो तो क्या बता रहा है, वो तो मेजर बता रहा है कि भाई ये करना चाहिए, ये करके सुधारा जा सकता है, इसको तो लास्ट लास्ट रखो, पहले प्रॉब्लम्स का तो बात कर लें। यहाँ से प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब प्रॉब्लम क्या क्या है वो आपको बी डी और ई सेंटेंस से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या क्या है। ये तो सॉल्यूशन बता रहा है, ये तो सॉल्यूशन वाला सेंटेंस है, ये तो बता रहा है उपाय क्या है, तो उसको लास्ट में रखेंगे, उपाय को साइड कर दो, पहले प्रॉब्लम्स का बात कर ले। तो उस हिसाब से तो फिर कौन सा लगना चाहिए कि सी के बाद उसी प्रॉब्लम को कौन कंटिन्यू कर रहा है, कि वाटर स्कैरसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका, सी के बाद क्या आ जाएगा, ई, है ना। द इंक्रीजिंग वाटर स्कैरसिटी, द इंक्रीजिंग वाटर स्कैरसिटी एंड ड्रॉट। सुनो ध्यान से, अभी सी में तुमने क्या बोला था कि वाटर शॉर्टेज इज वन ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम है एक। डायरेक्ट तो हम लोग ये नहीं कह देंगे इन एडिशन टू दैट द एस्टिमेटेड इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बीच का कोई बात छूट गया। अब ये इन एडिशन टू इस बात को थोड़ी कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर तो खाली प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब प्रॉब्लम क्या क्या है पहले एक आध प्रॉब्लम बता लेंगे तब तो बताएंगे ना इन एडिशन टू क्या हो रहा है, इन एडिशन टू क्या हो रहा है, बात को समझा करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ई में उसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू किया गया है कि ये जो इंक्रीजिंग वाटर स्कैरसिटी है ना, ये जो इंक्रीजिंग वाटर स्कैरसिटी है ना, इसके कारण क्या हो रहा है कि ड्रॉट विल बी द रूट डिस्प्यूट बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, में बहुत बड़ा डिस्प्यूट का कारण बन गया। इसके एडिशन क्या हो रहा है, अब तेरे पास डी बी है, देखो ए को तो लास्ट में रखो क्योंकि वो सॉल्यूशन पार्ट है, उसको सेट कर लो लास्ट में। अब तेरे पास दो ही सेंटेंस है, डी बी बच रहा है, या तो डीबी लिखोगे या तो बीडी लिखोगे, यही तुमको सोचना है। डीबी और बीडी में तेरा लड़ाई है, क्वेश्चन ऐसे इजी हो गया बड़ा, यार क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। डीबी और बीडी में तेरा लड़ाई है, डीबी बीडी में तेरा लड़ाई है। अब देख लो डी पे लिखा है इन एडिशन टू दैट द एस्टिमेटेड इंक्रीमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग फूड डिमांड इज इनएविटेबल विद इमीडिएट फार्मिंग वाटर इज। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड का डिमांड भी बढ़ेगा। Since water availability and accessibility are the most significant constraints for crop production, addressing this issue is indispensable. अब डी को बी फॉलो कर रहा है कि बी को डी फॉलो कर रहा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, मतलब डी के पीछे बी कि बी के पीछे डी, ये तुमको समझना होगा। डी के बाद बी वाला बात बोला जाएगा कि बी लगा के डी वाला बात बोला जाएगा। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टेंट्स है क्रॉप प्रोडक्शन का, एड्रेसिंग दिस इशू इज इंडिस्पेंसिबल। प्रॉब्लम हमने बता दिया कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्रॉप्स वाला, और यहाँ पर बता रहे कि क्रॉप्स का कमी हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अरे नहीं यार, उल्टा हो जाएगा, पहले तुमको डी लगाना होगा, क्योंकि डी में तुम बता रहे हो कि पानी का कमी हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, तो फूड का तो डिमांड बढ़ेगा, वो तो रुकेगा नहीं, और उससे क्या होगा, फार्मिंग के यूज में प्रॉब्लम आएगा। अब आगे क्या लिखा है, सिंस वाटर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, इस चीज को देखते हुए ये वाला बात बोला गया कि सिग्निफिकेंट कांस्टेंट बन गया क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, है ना। और आपको क्या करना पड़ेगा, इस इशू को एड्रेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, फूड की डिमांड बढ़ते जाएगी, फिर आ जाएगा बी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए, दस दस, है ना। इसलिए इशू रिलेटेड टू वाटर स्कैरसिटी शुड बी रिव्यूड, और एक अच्छा सस्टेनेबल अप्रोच बनाया जाना चाहिए जिससे कि वाटर मैनेजमेंट हो पाए और इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पर आपका ये अरेंजमेंट बनेगा, यहाँ पर आपका ये अरेंजमेंट बनेगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये अरेंजमेंट बनेगा, आपको ध्यान देना। आई होप आप लोगों का यही आंसर बना हो, सी ई डी बी ए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, मैं फिर आपके सामने से हटूंगा और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, जो करना है कर लो, आपकी इच्छा। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, या फिर पॉज करके देख लिया होगा क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए एक बार ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस ज्यादा हैं, जी तक है, इसमें क्या है, जी तक है ना।
कोई दिक्कत नहीं है यार, जी तक है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जी तक हो, एच तक हो, अगर आपके पास अप्रोच सही है देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अप्रोच गलत है तो 4 सेंटेंसेस भी नहीं अरेंज कर पाओगे, और अप्रोच सही है तो 8 या 10 सेंटेंसेस को अरेंज करके बैठ जाओगे। अप्रोच सही रखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों किसी चीज को आगे, क्यों किसी चीज को पीछे हम लोग लगा रहे हैं। कोई फर्स्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई उसके बाद आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो प्रीवियस की 2 वीडियोस को लेके, ये जो लास्ट लास्ट नहीं बोलेंगे, अभी आगे और भी वीडियोस दूंगा, ऐसी बात नहीं है, पैराजंबल पर बेस्ड। लेकिन अब शायद टॉपिक चेंज करूंगा, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, या फिर फिलर्स के भी तो आपको 2 वीडियोस दिए थे, वो भी जरूर देखने हैं आपको, है ना। सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स आपको जरूर देखना है, वहां से आपको अप्रोच मिलेगा। पहले जितनी प्रैक्टिस वाली चीजें हैं ना, फिलर्स हैं, क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजंबल है, वर्ड स्वैपिंग है, वर्ड ऑर्डर है, वर्ड यूसेज है, ऐसा टॉपिक्स आपको पहले करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आपका स्कोर हो अच्छा। ग्रामर तो चलो आप पढ़ लेते हो कहीं से भी, या बुक से भी पढ़ लेते हो ग्रामर, लेकिन इन टॉपिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और इन टॉपिक्स में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो इसलिए मैं पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स के प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका सारा अप्रोच क्लियर हो जाए बेसिक, और आप बनाना सीख जाए। आफ्टर दैट फिर आगे का काम तो करेंगे ही, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अच्छे से सब्सक्राइब किया, अच्छे से शेयर किया, चैनल को लाइक किया, वीडियोस को लाइक किया, तो फिर तो अच्छे से हम लोग और बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। और हमारा मोटिवेशन क्या है? आपके लाइक्स, आपके शेयर, ठीक है। पैसे तो हम नहीं ले रहे आपसे, ठीक है, आप घर बैठे आराम से पढ़ रहे हैं, हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस यही है, आप अपना प्यार दो, हम आपको कॉन्सेप्ट्स देंगे, ठीक है ना। चलो, बहुत हो गया भाषणबाजी। अब आपने इस क्वेश्चन को शायद बनाया होगा, अब मेरे साथ अपना आंसर मैच करो। द ईगल डज नॉट escape द स्टोम। ईगल्स आपकी बात हो रही है ना। द ईगल डज नॉट escape द स्टोम। ईगल कभी भी स्टोम से नहीं भागते, तूफान देख के नहीं भागते, ठीक। When the storms of the life come upon us, we can rise above them by using our minds and our belief towards God. अगर लाइफ में कभी भी कोई तूफान है, हम उससे ऊपर जा सकते हैं बाई यूजिंग आवर माइंड्स, अपने माइंड्स को यूज करके, ठीक, अपने दिमाग को यूज करके, और भगवान के प्रति अपना विश्वास पक्का रख के, मतलब दुनिया की किसी भी जंग से हम लोग लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, ठीक। डू यू नो दैट एन ईगल नोज व्हेन अ स्टॉर्म इज अप्रोचिंग लॉन्ग बिफोर इट ब्रेक्स। आपको पता है कि ईगल को पता रहता है कि एक स्टॉर्म आने वाला है ना। ईगल को पता रहता है पहले से, ठीक है। When the storm hits, जब स्टॉर्म हिट करता है, it sets its wings so that the wind will pick it up. वो इस तरीके से अपने विंग्स को सेट करता है कि वो ऊपर चले जाए, ऊपर की ओर चले जाए, लिफ्ट इट अबव द स्टॉर्म, स्टॉर्म से ऊपर चले जाए। आप देखेंगे कि जो ईगल होता है वो तूफान से बच के भागता नहीं, वो तूफान से ऊपर उड़ता है। तो ईगल जो है ना, ये बड़ा ही, मतलब आप देखे होंगे कि बड़ा मोटिवेशनल चीज है। ईगल आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, उनके नेचर ही अलग है भाई। किसी का शिकार खाएगा नहीं, अपना शिकार खाएगा, ठीक है। आप उसको जाल में फंसा नहीं सकते, लालच में फंसा नहीं सकते, उसने अपना शिकार खाना है, किसी का मरा शिकार खाना नहीं, ठीक है। स्टॉर्म से ये ऊपर उड़ता है। बॉडी इसकी कितनी डैमेज हो जाती है, फिर अपने बॉडी को ये करता है, ठीक करता है, रिनोवेट करता है, ठीक है, फिर से चलता है लाइफ में। तो ये बड़ा ही इसकी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, और ये हमेशा जीतता हुआ दिखेगा आपको, ये प्रॉब्लम्स के साथ लड़ता है ये, है ना, ईगल जो है, ध्यान रखना है आपको। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द स्टॉर्म हिट्स, तो ये कर लेता है, ठीक है। द ईगल फ्लाइज टू सम हाई स्पॉट, वो हाई स्पॉट पे चला जाता है और विंड्स का इंतजार करता है, ठीक है। इट इंस्टेड यूजेस द स्टॉर्म लिफ्ट हायर, ये इसके बदले आखिर ये बात, ये अगर बोला है ना इंस्टेड, तो ये जरूर किसी बात को लेके बोला है, मतलब इसके साथ इसके पीछे कोई एक बात है। इंस्टेड का मतलब होता है इसके बदले, मतलब ये नहीं करता है, इसके बदले ये करता है, ठीक है। ये नहीं करता है, इसके बदले ये करता है वो, तो इसके बदले ये करता है, मतलब पहले क्या नहीं करता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये उस सेंटेंस के साथ जाके पेयर बना लेगा। इंस्टेड यूजेस द स्टॉर्म टू लिफ्ट हायर। अब आप दिमाग लगाओ कि एफ के साथ पेयर किसका बनेगा। व्हाइल द स्टॉर्म रेंजेस बिलो, जब स्टॉर्म नीचे चला जाता है तो फिर क्या होता है, ईगल अपना ऊपर उड़ जाता है। सोर, सोर का मतलब क्या होता है, उड़ना, है ना। SOAR, सोर का मतलब क्या होता है, उड़ना, फ्लाई करना, उड़ना, ठीक है। SOAR, एक होता है SORE, सोर, SORE सोर का मतलब क्या होता है, पेन। एक होता है SOUR सोर का मतलब क्या होता है, बिटर, टेस्ट वाला, है ना, स्वीट बिटर वो वाला। ध्यान रखिएगा 3 टाइप के सोर होते हैं, आपके सामने होमोनिम्स है।
होमोनिम्स हैं, ठीक है। वो कैब भी बड़ा प्यारा चीज है। देखिए मैंने आपको 3 वर्ड्स बताया सिर्फ सोर्स से रिलेटेड, ठीक है ना, सिर्फ सोर्स से रिलेटेड। कैसे बताए? ये होमोनिम्स में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं भाई। SOAR सोर का मतलब होता है उड़ना, जो यहाँ पर लिखा है। SORE सोर का मतलब होता है दर्द, है ना। SOUR सोर का मतलब होता है बिटर। वर्ड यूसेज में आ जाते हैं, जहां पर ये शोर लगाना है वहां पर ये शोर लगा देगा, जहां पर ये शोर लगाना है वहां पर ये शोर लगा देगा, है कि नहीं? ध्यान रखना है आपको। आइए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ग्रीन, ठीक है। अब इसको कैसे अरेंज किया जाए? देखो ऐसे जब 6 7 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आ जाए ना, 6 7 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आ जाए, 8 वाले, इनका एक ही तरीका है बढ़िया। आपको पेयर बनाना होगा। पेयर नहीं बनाओगे गलती कर दोगे, पेयर नहीं बनाओगे गलती कर दोगे। फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करके इसका पेयर आपको बनाना बड़ा जरूरी है, या फर्स्ट सेंटेंस भी छोड़ो, आपको पेयर बनाना बड़ा जरूरी है। पेयर बना लोगे सब हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि पेयर कैसे बनेगा पता है? मैं कहता हूं ए से लेकर बी को खाली अगर छोड़ दिया जाए तो सी से लेकर यहां तक, है ना, ए और सी से लेकर यहां तक जितना भी सेंटेंस है पूरा ईगल के ऊपर है, पूरा ईगल के ऊपर है। बी थोड़ा अलग है, बी में ह्यूमन से उसको रिलेट कर दिया गया कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, मुसीबत से लड़ना चाहिए। तो बी को तुम कर दो एकदम साइड, भाई मेरा अप्रोच देखना खाली, मैं कैसे बना रहा हूं इस क्वेश्चन को। बी को कर दो एकदम साइड, क्योंकि वो अलग है, बाकी पूरा जितने भी सेंटेंसेस है वो ईगल से रिलेटेड है। तो पहले इसको हम लोग अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा था कि इंस्टेड यूजेस द स्टॉर्म लिफ्ट हायर। ये किसके इंस्टेड लिखा था, ये मैंने आपसे पूछा था। तो ये पता है किसके इंस्टेड लिखा है? ए के। ए में ये जो बात बोला है ना, ईगल डज नॉट एस्केप द स्टॉर्म, ईगल स्टॉर्म से भागते नहीं, इसके अलावा वो क्या करते हैं, इसके बदले वो क्या करते हैं, वो स्टॉर्म का सामना करते हैं। यूजेस द स्टॉर्म टू लिफ्ट इट हायर, है ना, वो स्टॉर्म से ऊपर उड़ जाते हैं, वो उससे भागते नहीं है। तो ए और एफ का आपका बड़ा बेहतरीन पेयर बनेगा यहाँ पर। पहला बात, बी तो साइड है, ए एफ का पेयर बन गया। बी साइड है, ए एफ का पेयर बना दिया मैंने। बाकी बचे आपके ये वाले सेंटेंसेस। अब एक में लिखा हुआ है डू यू नो दैट ईगल नोज व्हेन स्टॉर्म इज अप्रोचिंग बिफोर इट ब्रेक्स। पहले तो इसी को पकड़ो। क्या आप जानते हैं कि ईगल को पता रहता है स्टॉर्म आने वाला है, लेकिन फिर वो क्या करता है? अब कुछ लोग क्या सोच रहा होगा कि सी के बाद ए लगा दे, द ईगल डज नॉट एस्केप द स्टॉर्म, लेकिन वो भागता नहीं है। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पहले मेरे को अरेंज करके दिखाने दो, फिर आपको समझ में आएगा। सी आया, अच्छा आने वाला है स्टॉर्म, उसको पता चल गया, तो फिर वो पता है क्या करता है? द ईगल फ्लाइज टू सम हाई स्पॉट, वो किसी हाई स्पॉट पे चला जाता है, ऊपर वाली जगह पे जाके बैठ जाता है और इंतजार करता है, आने दो तूफान आने दो, मैं देखता हूं कैसे तूफान मेरा कुछ कर पाता है। सी के बाद आया ई, सी के बाद आया ई, सी के बाद आया ई, ई के बाद क्या आएगा? डी। व्हेन द स्टॉर्म हिट्स, फिर फाइनली जब स्टॉर्म हिट करता है, ठीक है, वो अपने विंग्स को ऐसे सेट करता है कि सो दैट द विंड विल पिक इट अप, कि वो उसी विंड से ऊपर उड़ जाए, मतलब उस स्ट्रोम से ही वो ऊपर चला जाता है, उसी की मदद से, मतलब मुसीबतों से ऊपर चला जाता है वो, ठीक है ना। एंड लिफ्ट इट अबव द स्ट्रोम, वो स्ट्रोम के ऊपर चला जाता है। तो पहले उसको पता है कि स्ट्रोम आने वाला है, फिर वो स्ट्रोम का इंतजार करता है हाई स्पॉट पे जाके, फिर उसी स्ट्रोम को यूज करके अपने विंग्स के मदद के थ्रू ऊपर चला जाता है। वाइल द स्ट्रोम रेंजेस बिलो, जब स्ट्रोम नीचे आता है तो वो पूरा ऊंचा उड़ने लगता है, ठीक है ना, फाइनली। तो ये आ गया आपका जी। तो सीईडीजी जो स्टोरी था ना, ये पूरा कनेक्टेड था। सीईडीजी जो स्टोरी था ये पूरा कनेक्टेड था। एएफ अपना कनेक्टेड है और बी अपना अलग ही भाई साहब है। हो गए टोटल 7, हो गए टोटल 7। अब इनको अरेंज कर देना, अब इनको अरेंज कर देना, अब इनको अरेंज कर देना, ठीक है। देखो कैसे अरेंज करेंगे। दो पॉसिबिलिटी है। देखो बी को तो लास्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा स्टोरी ईगल का है और ईगल से स्टोरी से ये हमें सीख मिल रही है, ये हमें सीखने को मिल रहा है कि हमें ये करना चाहिए लाइफ में, हार नहीं माननी चाहिए प्रॉब्लम से, और विश्वास रखना चाहिए भगवान पे और खुद पे, है ना। तो ये तो बिल्कुल लास्ट का पार्ट होगा, तो बी बिल्कुल चला जाएगा लास्ट में। मैं दो पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं आपके सामने। अब तेरे सामने एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। या तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ए एफ पहले आएगा और फिर क्या आ जाएगा, सीई डी जी, यही होगा ना, और बी लास्ट में। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सीई डी जी पहले आ जाएगा, सीई डी जी पहले आ जाएगा और ए एफ फिर आ जाएगा यहाँ पर। बस इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता है। अब बोलो इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम दिमाग लगा लो यार, क्या होगा बताओ। अब तुम लोग को दिमाग लगा के बताओ, मेरे को कमेंट करो क्या होगा। क्या हम ए एफ से शुरू कर दे सर? ए एफ से अगर शुरू करोगे तो इसका मतलब पहले आप ये बता रहे हो कि ईगल भागता नहीं है,
वो सामना करता है। चलो ठीक है, फिर आपने पूरी स्टोरी बता दी उसके बारे में कि हाँ हाँ डू यू नो दैट ईगल नोज द ये ऐसे करके, ठीक है। और अगर सी से शुरू करोगे तो पहले आप ये बोलोगे डू यू नो दैट ईगल नोज द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, तो वो हाई स्पॉट पर चला जाता है, फिर स्टॉर्म उसके थ्रू ही अपने विंग्स को फैलाता है, फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये पहले लगाएं। अब कुछ लोग इसमें फंस रहे होंगे, जरूर उनको कंफ्यूजन आ रहा होगा, मैं उनकी कंफ्यूजन दूर कर दूं। आपने लास्ट में क्या रखा है, बी। तो जो सेंटेंस आप लास्ट में रख रहे हो, इससे पहले जो सेंटेंस रखोगे वो इससे रिलेट करना चाहिए, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल रिलेट करना चाहिए। लास्ट वाले सेंटेंस से पीछे वाले सेंटेंसेस रिलेट करने चाहिए। तो रिलेट कौन सा पार्ट कर रहा है, एफ वाला पार्ट रिलेट कर रहा है कि सीईडीजी वाला पार्ट रिलेट कर रहा है। सीईडीजी में तो ये बताया गया कि सीईडीजी में तो ये बताया गया है कि आपका ऐसे ऐसे जो स्ट्रोम आता है वो ऊपर चला जाता है, और एएफ में आपका ये बताया गया कि वो भागता नहीं है, उसका सामना करता है, ठीक है। तो फिर कैसे अरेंज किया जाए इसको, बी वाले पार्ट को कौन रिलेट कर रहा है, मतलब एएफ रिलेट कर रहा है कि सीईडीजी रिलेट कर रहा है, ये हमें समझना है। तो देखो होता क्या है, बी वाले पार्ट को एएफ रिलेट कर रहा है, पता है क्यों, क्योंकि सीईडीजी मैंने आपने पूरा ईगल के बारे में स्टोरी बता दी, फिर यहां पर आपने लिखा कि वो भागता नहीं है, सामना करता है, और इसी के बेसिस पे तो आप ये बात बोल रहे हो कि लोगों को भी नहीं भागना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो ये जो बी वाली बात है ना, ये प्रॉपरली एएफ से रिलेट हो रही है। किससे रिलेट हो रही है, एएफ से, क्योंकि एएफ में आप पूरा ईगल के बारे में बता के आप बोल रहे हो एएफ में कि ईगल भागता नहीं है, सामना करता है, इंस्टेड स्टॉर्म लिफ्ट हायर, वो उससे ऊपर जाता है। तो इसी चीज को फिर रिलेट करके आपको बी में लिखा गया कि व्हेन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ कम्स अपॉन वी कैन राइज, हम ऊपर निकल सकते हैं, जैसे कि एक ईगल ऊपर निकल जाता है वैसे हम भी ऊपर निकल सकते हैं, बिलीव टुवर्ड्स गॉड। तो भगवान के प्रति विश्वास हो और अपने ऊपर विश्वास हो, तो आपका ये वाला जो पेयर है ये बनेगा आंसर, इसको मत बनाओ आंसर, इसको मत बनाओ आंसर, ठीक है। जो जिससे रिलेट होता है ना सेंटेंस, उसको उसके नजदीक रखना चाहिए, जो जिससे रिलेट होता है ना उसको उसके नजदीक रखना चाहिए, बस ये तुमको ध्यान रखना है, छोटा सा बात। इसी अप्रोच को बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, ठीक है। हालांकि मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ अपने, तो मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा था ये, तो मैंने उसको इसका सॉल्यूशन बताया था, तो मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि एक बच्चे का एक्सपीरियंस दूसरे बच्चे को भी काम आता है कि नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया। चलो, आज के थे ये क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन देख के। आगे भी आपको अगर ऐसे सेशंस चाहिए तो जरूर से कमेंट कीजिए, जरूर से चैनल को शेयर करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, सॉरी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।